हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम सब लोग महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातें कर रहे हैं जीएस से रिलेटेड, और आपको भी फील हो रहा होगा कि जो तथ्य हैं वो ऐसे तथ्य हैं कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इतने ज्यादा वैल्यूएबल हैं कि आप उन्हें बहुत ज्यादा सीरियसली लें और कृपया करके आप उनके नोट्स बनाएं और उन टॉपिकों पर इतनी गहराई के साथ आप सब लोगों को स्टडी और अध्ययन करना है। जितनी गहराई के साथ मैं चीजें आपके लिए लेकर आता हूँ, जितनी शिद्दत के साथ हम सब लोग मिलकर कोशिश करते हैं पढ़ने की, उतनी ही आप शिद्दत के साथ मेहनत करें और उन टॉपिकों से रिलेटेड आपके टॉपिकों पर आप काम करें। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो भी क्लासेस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, कृपया करके उन सब क्लासेस को आप लोग अपने सभी ग्रुप में शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कहिए कि वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल क्लासेस हैं, इस रीजन से कृपया करके उन क्लासेस को आप लाइक भी करिए और कोशिश करिए कि उनके आप नोट्स बनाएं और उन चीजों को आप पेन डाउन करें, क्योंकि हम वन लाइन मेथड पे कभी भी जिक्र नहीं करेंगे। जो भी टॉपिक होगा मैं डिटेल से आप लोगों को आपके उसके बारे में समझा के जाऊंगा, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, या फिर वो आपकी इकोनॉमिक्स का आपकी टॉपिक रहा। तो चलिए आज एक अच्छे मुद्दे पर बातें करते हैं। आपने सुना ही होगा कि कल हमारी नेशनल कैपिटल राष्ट्रीय राजधानी में कुछ भूकंप के झटके महसूस किए गए। उन्हीं से रिलेटेड तथ्यों पर आज हम बातें करेंगे कि व्हाट इज अर्थक्वेक, या भूकंप जो होता है वो क्या होता है। है ना, इंग्लिश में बोला जाता है इसको अर्थक्वेक। इंग्लिश में इसको अर्थक्वेक बोल देते हैं, हिंदी में इसको क्या बोल दिया जाता है, आपका भूकंप बोल दिया जाता है। अब देखो, अगर इसकी चर्चा है, अखबारों में इसको प्रिंट किया गया है, न्यूज चैनलों पर इसको शो ऑफ किया गया है, न्यूज में अगर ये आपने सुना है, तो कृपया करके फिर इसी के नोट्स बनाएं। जैसे पिछले दिनों में हम लोगों ने बजट की चर्चा रही तो बजट पर बातें करी है। जैसे पिछले दिनों में आपकी अडानी साहब के ग्रुप की आपकी चर्चा करी गई है, तो उसमें हम लोगों ने शेयर बाजार, सीबी वगैरह, जेपीसी वगैरह, एफपीओ वगैरह, आईपीओ वगैरह क्या होता है उससे रिलेटेड हमने बातें करी है। आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के द्वारा जारी किया गया तो उससे रिलेटेड हमने बातें करी है, तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक बन जाते हैं। ऐसे करके अगर इसकी चर्चा है तो ज्योग्राफी का टॉपिक बन जाएगा। और वैसे भी हाल फिलहाल में आपके हम लोगों ने एक सब्जेक्ट शुरू करा था जिसका नाम आपकी ज्योग्राफी था। तो कृपया करके आप जैसे जैसे मैं बताता रहूं उन टॉपिकों पर आपकी वैसे वैसे आप स्टडी करते रहे और वैसे वैसे उन टॉपिकों पर आप बनाते रहे। अब देखो, चलो हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अर्थक्वेक, यानी भूकंप होता क्या है और कैसे इनकी उत्पत्ति हो जाती है, कैसे इनको पता चल जाता है कि उन क्षेत्रों में आपके भूकंप आने वाले हैं। तो कृपया करके आप यहाँ समझिए चीजों को। देखो, हम सब लोगों को पता होगा, पहले मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं कि जैसे हमारी जो पृथ्वी होती है, जो अर्थ है, ये पृथ्वी यानी कि जो हमारी अर्थ होती है, ये विभिन्न प्रकार की प्लेटों से मिलकर बनी है। विभिन्न प्रकार की प्लेटें प्लेटें ऐसे कह लो कि पृथ्वी जो होती है वो परत दर परत, लेयर बाय लेयर, है ना, इंग्लिश में लेयर बाय लेयर बोल सकते हैं। यानी कि परत दर परत, लेयर बाय लेयर, इनसे मिलकर किसका निर्माण हुआ, पृथ्वी का। जैसे पृथ्वी का निर्माण ऐसे करके मान ले आपकी हमारी, जैसे पृथ्वी का निर्माण ऐसे करके हुआ। देखो समझना इस वाली चीज को, जैसे मैं आप लोगों को कोशिश करूं समझाने की कि आपकी टोटल चीजें समझ में आ जाए। देखो जैसे करके ये है, हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हल्का सा। जैसे ये है, ये जैसे ओनियन होती है, यानी कि जैसे प्याज होती है हमारे यहाँ। तो ऐसे करके कि ये पहली परत है, ये दूसरी परत है, ये तीसरी परत है, ये चौथी परत है, ये पांचवी है, ये छठी है, ये सातवीं है, और ये आठवीं परत। अब क्या होता है, किसी भी, या तो कोई ज्ञात कारण हो सकता है, ठीक है, या कोई भी अज्ञात कारण हो सकता है। अज्ञात कारण, कोई भी प्राकृतिक कारण हो सकता है, नेचुरल, या कोई भी कृत्रिम कारण हो सकता है, आर्टिफिशियल। यानी कि या तो नेचर की कोई रीजन हो, या कोई आर्टिफिशियल हम लोगों ने आपकी हमारी ऐसा कोई काम किया हो, या उसका हमें पहले से पता हो सकता है पहले से पता भी ना हो। यानी वो हमारी जानकारी में हो तो इंफॉर्मेटिव हो गया, ना जानकारी में हो तो नॉन इंफॉर्मेटिव हो गया। इन कारणों से यदि, देखो यहां ध्यान से समझना है, इन कारणों से यदि आपकी ये जो प्लेटें होती हैं, ये जो प्लेटें होती हैं, इनमें हम अमूमन आपकी क्या देखने को मिलता है, आपकी टकराव देखने को मिलता है। इन प्लेटों में टकराव देखने को मिलता है, ये आपस में हिलने लगती हैं। टकराव देखने को मिलता है, ये आपस में हिलने लगती हैं। और जब ये आपस में हिलने लगती है ना, यानी कि खिसकने लगती हैं,
एक दूसरे स्थान पे आपकी हमारी, अब ये वाली जो प्लेटें हैं जिनको मैं आपकी यहाँ प्लेटें लिख रहा हूँ आपकी ये वाली, ये जो प्लेटें जब कभी भी इनमें टकराव हो, आपस में टकराने लगे, इनमें फ्रिक्शन हो, या फिर ये आपकी घिसने लगे, ये आपस में आपकी खिसकने लगे कि पहले ये प्लेट यहाँ रखी हुई थी खिसक के नीचे यहाँ आ जाए, तो ये वाली जो घटना होती है ना, ये वाली घटना आपकी हमारी, इस घटना को बोला जाता है पृष्ठों में विक्षोभ कहते हैं। क्या बोला जाता है आपकी पृष्ठों में विक्षोभ। अब देखो अगर पृष्ठों में विक्षोभ है, ये पृष्ठ है लिखा हुआ, अगर पृष्ठों में विक्षोभ है तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म ये वाला, पृष्ठों में टेक्टोनिज्म बोल दिया जाता है अगर आपका पृष्ठों में विक्षोभ है। अब देखो ये पृष्ठ है, अब ये प्लेट पहले यहां रखी हुई थी, ये खिसक कर यहां आ गई, ये प्लेट आपकी यहां थी, ये खिसक कर इसके पास में चली जाए, ये अपना स्थान छोड़ दे, ये अपना स्थान छोड़ दे, या इनमें आपस में टकरानी प्लेटें स्टार्ट हो जाए, ये पृथ्वी के आंतरिक स्थिति की घटना है, जो इंटरनल लेयर होती है वहां की ये घटना है। तो इस वाली घटना को क्या बोला जाता है, पृष्ठों में विक्षोभ कह देते हैं। और पृष्ठों में विक्षोभ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टेक्टोनिज्म बोल दिया जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर भूकंप किस कारण उत्पन्न होते हैं, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन ये है, और मान क्या लेते हैं क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी पर भूकंप किस कारण उत्पन्न होते हैं, किस कारण उत्पन्न होते हैं, तब आंसर आप लोगों को ऑप्शन में एक लिखा हुआ मिलेगा आपकी हमारी पृष्ठों में विक्षोभ। ये बात एक आंसर हो गया आपका, है ना। अब पृष्ठों में विक्षोभ को मैंने इंग्लिश में अभी बताया था आपके टेक्टोनिज्म बोल दिया जाता है। पृष्ठों में विक्षोभ को क्या कह देते हैं, टेक्टोनिज्म, यानी जब कभी भी ज्ञात या अज्ञात प्राकृतिक या कृत्रिम कारणों से पृथ्वी का जो पृष्ठ होता है, अब पृथ्वी के पृष्ठ का मतलब होता है, सब लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आगे मैं पृथ्वी पढ़ाऊंगा भी, कि पृथ्वी की इंटरनल लेयर जो होती है, जैसे इंटरनल लेयर की बात करें तो पृथ्वी की इंटरनल लेयर ये है, ये पृथ्वी की इंटरनल लेयर होती है, यानी आंतरिक संरचना जो है पृथ्वी की ऐसी है, ऊपरी संरचना तो गेंद के समान है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जहां हम रह रहे हैं ना, ये वाली स्थिति, इस वाली स्थिति को आपकी भूपृष्ठ कह देते हैं। ये वाली भूपृष्ठ को ही हम लोग आपकी धरातल कह देते हैं, इसको ही आपकी बोल दिया जाता है भूपर्पटी भी कह देते हैं, इसको ही बोल दिया जाता है आपकी, इसको क्रस्ट कह देते हैं, ये वाला इंग्लिश में इसको क्रस्ट कह दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी पृथ्वी के भूपृष्ठ, धरातल या भूपर्पटी या क्रस्ट में आपस में आपकी प्लेटें हिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, प्लेटों में आपकी खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, तो इस वाली आपकी खिंचाव को ही क्या बोल दिया जाता है, आपकी टेक्टोनिज्म, या आपकी इसी वाले आपकी हमारी खिंचाव को या हिलने को या कंपन की जो घटना होती है, उसी कंपन की घटना को क्या बोल दिया जाता है, आपका भूकंप कह देते हैं। अब आपको देखो मैं पढ़ा के जाऊंगा किसी दिन, ये पृथ्वी की ऊपरी पृष्ठ है जहां हम लोग रह रहे हैं, इसके आंतरिक पृष्ठ आपकी पृथ्वी का जो होता है वो आवरण होता है, आवरण इंग्लिश में इसको मेंटल बोल दिया जाता है। ऐसी करके पृथ्वी का जो सबसे निचला भाग है, या इसको केंद्रीय भाग कहते हैं, ये पृथ्वी का कोर होता है, जिसको पारितारिक केंद्र या गुरुमंडल कहते हैं, वो हम किसी दिन आपकी जब पृथ्वी पर डिस्कशन करेंगे तो आगे इन सारे टॉपिकों को हम क्लैरिफाई करते हुए चलेंगे। तो इस चीज को आपकी क्या बोल दिया जाता है, भूकंप कहते हैं। अब देखो आपकी क्या होता है भाई, तो आपने लिख लिया ना कि व्हाट इज द रीजन ऑफ भूकंप, तो आंसर आएगा आपकी टेक्टोनिज्म, यानी भूपृष्ठों में हलचल, या भूपृष्ठों में आपकी हमारी विक्षोभ, विक्षोभ का मतलब हलचल होता है, हलने की जो घटना होती है उसको क्या बोल दिया जाता है, आपका भूकंप कह देते हैं। अब एक बात बताओ भाई, जैसे भूकंप उत्पन्न होता है तो कई जगह आपकी विनाश की स्थिति होती है, बहुत जगह आपकी विनाश वहां उत्पन्न हो जाता है, मर जाते हैं व्यक्ति, आपकी बिल्डिंगें वगैरह ढह जाती हैं। तो देखो होता क्या है, यहाँ देखो समझना ध्यान से आपकी, जैसे करके हम लोग आपकी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, देखो ध्यान से समझना है ना। अब जैसे आपने सुना होगा कि यहाँ दिल्ली में आपकी भूकंप आया, मान लीजिए ये दिल्ली में आपकी भूकंप आया, तो आपने सुना होगा कई बार न्यूज चैनलों पर या अखबारों में लिखा होगा कि इस वाले भूकंप का केंद्र बंगाल की खाड़ी में था।
ये इस वाले भूकंप का केंद्र अरब सागर में था, ये इस वाले भूकंप का केंद्र आपके प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में था, ये इस वाले भूकंप का केंद्र आपकी बंगाल की खाड़ी में स्थित था। तो देखो होता क्या है, केंद्र कहाँ होता है और भूकंप कैसे आ जाती है उस चीज को समझना। देखो जैसे ये पृथ्वी का धरातल है, ठीक है, ये पृथ्वी का जो है आपकी आंतरिक पृष्ठ है, ये जो है हमने जहां ये निशान बना रखा है इसको हम आंतरिक पृष्ठ बोलेंगे। ये पृथ्वी का आंतरिक पृष्ठ है, इंटरनल लेयर है, यहां हम लोग रह रहे हैं, ये पृथ्वी का भूपृष्ठ है। अब जहां से देखो ध्यान से सुनना और ये चीजें जरूर लिखना, जहां से भूकंप उत्पन्न होना स्टार्ट होता है, यानी भूकंप जिस स्थान से उत्पन्न होना स्टार्ट होता है, उत्पन्न होता है, बनना स्टार्ट होता है, इस वाले केंद्र को ना, इस वाले केंद्र को बोला जाता है उत्पत्ति केंद्र, उत्पत्ति केंद्र, या इस वाले केंद्र को बोलते हैं आपकी भूकंप मूल, इंग्लिश में बोला जाता है फोकस, ये जरूर लिखना भाई। या इस वाले केंद्र को बोला जाता है अवकेंद्र, या इंग्लिश में कह देते हैं हाइपोसेंटर, ये है। तो पृथ्वी के अंदर देखो मैं यहां लिख देता हूं आपकी ताकि आपको याद रहे, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर, जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है, या तो आएगा उत्पत्ति केंद्र, या आता है भूकंप मूल या फोकस कहते हैं, या इसको बोल दिया जाता है अवकेंद्र, या इंग्लिश में क्या कहा जाता है हाइपो सेंटर कहा जाता है। अब यहां से भूकंप बनना स्टार्ट हुआ। अब भूकंप बनने के बाद जो होता है, जिस स्थान पर पृथ्वी के अगर हम बात करेंगे भूकंप, तो यहां से उठा और उठने के बाद आपकी जो सबसे पहले यहां पहुंचेगा, ठीक है। तो उत्पन्न यहां से हुआ, और उत्पन्न होने के बाद जब पृथ्वी के जिस हिस्से पर, पृथ्वी के जिस हिस्से पर सबसे पहले, जिस हिस्से पर सबसे पहले भूकंप को महसूस किया गया, भूकंप को महसूस किया गया, यानी इसके झटकों को महसूस किया गया, तो इस वाले आपके केंद्र को क्या बोला जाता है, तब आंसर आएगा, इस केंद्र का नाम होता है अधिकेंद्र, अधिकेंद्र, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है इपी सेंटर। देखो इंग्लिश में जरूर याद रखें, इंग्लिश में इपी सेंटर है। तो देख रहे हो यह चित्र, जहां से भूकंप बना, यानी जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है ना, उस वाले स्थान को क्या बोला जाता है, उत्पत्ति केंद्र, भूकंप मूल या फोकस, या अवकेंद्र या हाइपोसेंटर। उत्पन्न होने के बाद जिस स्थान पर भूकंप के झटके सबसे पहले महसूस किए जाते हैं, उस स्थान को क्या बोला जाता है, अधिकेंद्रीय एपिसेंटर। याद रखना आपके हमारे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अधिकेंद्र होता है, इस वाली बात को आप याद रखना, अधिकेंद्र जो होता है ये भूकंप मूल के, भूकंप मूल का मतलब फोकस होता है, भूकंप मूल के समकोण पर स्थित होता है। चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, समकोण पर बिल्कुल यहाँ है। अब ऐसे करके आपकी एक समकोण बनाए आप लोग, है ना, 90 डिग्री के एंगल पर जो क्रिएट होता है, तो ये समकोण पर होता है। अब देखो जिस स्थान पर भूकंप बना नाम हो गया, जिस स्थान पर झटके सबसे पहले महसूस किए गए तो अधिकेंद्र। अब होता क्या है, देखो यहाँ ध्यान से देखना आपकी ये जो चीज है इसे रफ कर देना, इस वाली चीज को, है ना। अब देखो यहाँ देख लो आपकी ये वाला, ये लिख लिया ना, समकोण पर स्थित होता है, ये चीज जरूर लिखना कि भूकंप मूल के बिल्कुल समकोण पर आपके अधिकेंद्र स्थित होता है। अधिकेंद्र धरातल पर होता है, ये पृथ्वी के अंदर होता है। अब यहाँ से ये तरंगे होनी स्टार्ट होती है। यहाँ से देखो मैं आपको बिल्कुल पूरी स्ट्रक्चर आपकी यहाँ पर बना के जाऊंगा, तो ध्यान से आपकी इन चीजों को आप लोग आपकी समझे और इन चीजों को भैया लिख लें आप लोग। अब देखो अगर हम यहाँ से बात करें ना, तो ऐसे करके आपकी हमारी ये चित्र आता है, देखो ध्यान से, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये है। अब देखो आप देख रहे हो ना, यहां से आपकी हमारी भूकंप बनना स्टार्ट हुआ, यहां दिखाई दिया, और एक तरंग ये गई, एक तरंग ये गई, एक तरंग ये गई आपकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी पृथ्वी पर भूकंप उत्पन्न होता है, तो उसमें कितने प्रकार की आपकी तरंगे होती हैं, तब आंसर आएगा आपकी 3 प्रकार की आपकी तरंगे होती हैं, 3।
तीन प्रकार की उसमें तरंगे होती हैं। देखो समझ लो, यहाँ चित्र बना हुआ है, एक तरंग ये गई, एक तरंग ये गई और एक तरंग ये गई। ये आपकी मैंने जो चित्र बनाए ये आपकी हमारी किसके हैं, ये प्लेटों के हैं भाई चित्र। ये वाले जो चित्र हैं आपके ये प्लेटों के हैं, यानी इन प्लेटों में आपके खिसकाव उत्पन्न होगा, इन प्लेटों में भैया आपका टकराव उत्पन्न होगा, जिसको हम टेक्टोनिज्म या आपकी खिसकाव बोला जाएगा, वो खिसकाव उत्पन्न होगा। और धरातल पर आपकी हमारी क्या उत्पन्न होगा, आपकी कंपन उत्पन्न होगा। और इसी वाले कंपन को क्या बोला जाएगा, आपके भूकंप। ये है भूकंप। तो अधिकेंद्र की बात समझ में आ गई सब लोगों की, इपिसेंटर, हाइपोसेंटर, या अवकेंद्र की बात समझ में आ गई, फोकस या भूकंप मूल आपकी कितने डिग्री के एंगल पर आपकी क्रिएट होता है। तो याद जरूर ही रखना है, ये बहुत ज्यादा आपकी क्वेश्चन आता है कि अधिकेंद्र भूकंप मूल की कितने डिग्री पर स्थित होता है, समकोण नहीं 90 डिग्री के एंगल पर आपकी क्रिएट होता है। जिस स्थान पर पृथ्वी पर सबसे पहले झटके महसूस किए जाते हैं, जहां उत्पन्न होता है, उस स्थान को ये कितने प्रकार की तरंगे होती हैं, 3 प्रकार की। अगर आपकी चित्र समझ में आ गया हो तो मैं आप लोग सब लोगों को देखो यहाँ बताऊं कि जब कभी भी आपकी हमारी भूकंप पृथ्वी पर आपकी उत्पन्न होता है ना, तो भूकंप जब कभी भी पृथ्वी पर उत्पन्न होता है तो उसमें जो आपकी 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, 3 प्रकार, है ना, 3 प्रकार की उसमें आपकी क्या उत्पन्न होती हैं, आपकी तरंगे, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है आपकी काइंड्स ऑफ वेव्स। आपकी 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। इन तरंगों में एक तरंग होती है पी, एक होती है एस और एक होती है एल। देखो ये जरूर आती है भाई। पी का मतलब होता है आपकी हमारी प्राइमरी प्राइमरी वेव्स, ठीक है। इनको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक तरंगे। इनका मतलब होता है आपकी सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे, ठीक है। और तीसरी तरंगे होती हैं लेब वेव्स, पृष्ठीय तरंगे। ध्यान से लिखना भाई सब लोग। एक बात आप सब लोग जानते होंगे कि जिस भी स्थान पर यदि तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो तरंगे जो उत्पन्न होती हैं, तरंगे किसका रूप होती हैं, आपकी ऊर्जा यानी एनर्जी का रूप होती है। इतना तो हम सब लोग जानते हैं ना कि तरंगे जो होती है वास्तविकता में किसका ही रूप होती है, एनर्जी यानी ऊर्जा का ही रूप होती है। यानी अगर तरंगे निकलेंगी तो ऊर्जा तो विमुक्त होगी, ऊर्जा तो आपकी जनरेट होनी है, एनर्जी जनरेट होनी है, ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो ऊर्जा का ही एक रूप आपकी तरंगे होती है। फिजिक्स में मैं सब लोगों को बता के जाऊंगा। और मैं आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके जिस भी टॉपिक के बारे में आप लोगों को समझना है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किसी की कोई भी क्वेरी है, कृपया कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताया करें। और जितनी भी आपकी समस्याएं हो आप वहां लिख सकते हैं, हम टोटल ही समस्याओं को सोल्यूशन करने की यहाँ कोशिश करेंगे आपकी। और बिल्कुल डीपली तरीके से आपको लग भी रहा होगा, एक भी टॉपिक हमने ऐसे नहीं करा होगा जिसको हम लाइटली लें और वो आराम से उस चीज को हम वन लाइन मेथड में करके छोड़ दें। पूरी डिटेल में उन्हीं टॉपिकों के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो कृपया करके उन चीजों को आप देख लिया करें एक बार, है ना। ये तरंगे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और उसके बाद आपकी लेब या लेब्स तरंगे या पृष्ठीय तरंगे होती हैं, ऊर्जा विमुक्त होगी। देखो इसका मतलब ये है, मैं आप सब लोगों को बताऊंगा, ध्यान से समझना। जब कभी भी आपकी पृथ्वी पर भूकंप उत्पन्न होते हैं, तो भूकंप उत्पन्न होने के बाद जो तरंगे यहाँ पर, यानी कि ऐसे कह सकते हैं इपी सेंटर पर, जो तरंगे सबसे पहले इपी सेंटर पर, इपी सेंटर को अभी मैं बोल रहा था आपकी क्या बोला जाता है, भूकंप, इसको कह देते हैं आपकी भूकंप का उत्पत्ति केंद्र। जो तरंगे सबसे पहले इपी सेंटर पर पहुंचती हैं सबसे पहले, उन तरंगों को प्राथमिक या पी तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे आपके ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों माध्यमों में आपकी चल सकती हैं। इसीलिए आपकी इन पी तरंगों को ना आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है। अनुदैर्ध्य तरंगे इंग्लिश में बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और इन तरंगों को आपकी संपीड़नात्मक तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मतलब प्राथमिक क्यों बोला गया, क्योंकि सबसे पहले उस स्थान पर पहुंचती है जहां हम भूकंप को एहसास करते हैं, तीनों माध्यमों में आपकी चल सकती है, इसीलिए इन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। संपीड़नात्मक और प्राइमरी वेव्स इनको कहा जाता है। तो इसका मतलब सर्वाधिक जो वेग वाली तरंगे होती है वो आपकी कौन सी तरंगे होती है भैया, वो प्राइमरी या आपकी पी तरंगे। उसके बाद क्या होता है, जो तरंगे, देखो ध्यान से मैं सारी यही बता देता हूं। जो तरंगे इपी सेंटर पर, इपी सेंटर का मतलब अभी हम पीछे समझ के आए हैं, इपी सेंटर का मतलब उत्पत्ति केंद्र होता है, अवकेंद्री हाइपो सेंटर आपकी उसे बोला जाता है। इपी सेंटर पर दूसरी बार पहुंचती है, यानी दूसरे समय में पहुंचती है,
उन वाली तरंगों को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। ये तरंगे केवल ठोस में चल सकती हैं, ये तरंगे आपकी हमारी भाई द्रव या गैस माध्यम में आपकी ये तरंगे नहीं चल सकती हैं। इसीलिए आपकी ये जो सेकेंडरी तरंगे होती है ना, इन वाली सेकेंडरी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंगे, या इन तरंगों को आपकी शीयर तरंगे भी कहा जाता है, शीयर तरंगे। देखो ध्यान से लिखना, लिखना जरूर भाई। प्राथमिक तरंगे उन्हें कहा जाता है जो सबसे पहले पहुंचेंगी, द्वितीय तरंगे जो दूसरे नंबर पर पहुंचेंगी आपकी। द्वितीय तरंगे केवल ठोस में चल सकती हैं, इसीलिए उनको अनुप्रस्थ, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगे आपकी, इनको इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। ऐसी तरंगे जो केवल आपकी ठोस में ट्रेवल कर सकती हैं, द्रव्य गैस में नहीं चल सकती हैं। और द्वितीय तरंगों को क्या कहा जाता है, आपकी अनुप्रस्थ तरंगे, इनको अनुदैर्घ्य तरंगे बोला जाता है। ये सबसे पहले पहुंचती है, दूसरी सबसे दूसरे नंबर पर ईपी सेंटर पर ये पहुंचती है, इनका वेग सर्वाधिक होता है और इनका वेग दूसरे नंबर पर होता है। अगर हम इनके बारे में बात करेंगे, हो गया क्लैरिफाई सब लोगों को, है ना। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे, देखो ध्यान से सुनना है यहाँ, जो तरंगे आपकी ईपी सेंटर पर सबसे बाद में पहुंचती हैं आपकी, है ना, ईपी सेंटर पर जो तरंगे सबसे बाद में पहुंचती हैं, सबसे बाद में, उन वाली तरंगों को क्या बोला जाता है भैया, आपकी एल तरंगे कहा जाता है। तो इनका वेग सबसे कम होता है, लेकिन ये तरंगे केवल पृष्ठ पर बहती हैं आपकी, केवल पृष्ठ पर बहती हैं ये तरंगे, बाकी कहीं नहीं बहती, न ठोस में, न द्रव, न गैस में, केवल पृष्ठ पर ये तरंगे बहती हैं। इसीलिए आपकी सर्वाधिक, ये जरूर याद रखना, इसलिए सर्वाधिक जो आपकी हानि होती है ना, लॉस होता है भूकंप के दौरान में, वो किन तरंगों के कारण होता है, आपकी एल तरंगों के कारण होता है। इन तरंगों की खोज एच डी लव के द्वारा की गई थी, इन तरंगों की खोज, और इसलिए इन तरंगों को लेव तरंगे के नाम से भी जाना जाता है। वैसे लेव का मतलब आपकी सरफेस तरंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और लेव तरंगे होगी, एचडी लव के द्वारा इनको रिसर्च किया गया था आपकी, है ना। इसी रीजन से इनको सबसे अधिक जान माल की हानि जो होती है कौन सी तरंगों से होती है, लेव सबसे बाद में आपकी भूपृष्ठ पर पहुंचने वाली जो तरंगे होती है वो कौन सी तरंगे होती है, वो भी आपकी भैया लेव तरंगे होती है आपकी। अब कितने प्रकार की तरंगे होती है, कौन सा कैसे करके उत्पन्न होता है आपकी हमारी भूकंप, अब सब लोगों को आपकी क्लैरिफाई हो गया ना। तो ऐसे करके आपकी, तो अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे और सरफेस इनके कारण हानि कौन सी सबसे पहले पहुंचती है। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, अब देखो एक बात बताओ, जैसे करके मैं यहाँ चीजें आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, तो बिल्कुल ऐसे ही करके आप लोग रेस्पॉन्स दिया करें, क्योंकि इन चीजों को सीरियसली लें और बहुत ज्यादा मेहनत के साथ पढ़े, और आपको लगता भी होगा कि ये क्वेश्चन आते ही है। अब एक बात बताओ यहाँ, जब आपकी तरंगे उत्पन्न हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी तो आपकी उत्पन्न होगी ही, है ना, एनर्जी तो उत्पन्न होगी ही, एनर्जी तो उत्पन्न होगी ही ना जब तरंगे, और एनर्जी जब जनरेट होगी तो इसका मतलब इससे हानि भी होगी। अगर एनर्जी है, जैसे करके हम वॉइस ही में ही देख लें, तो वॉइस में एनर्जी होती है, बहुत तेज गति से कहीं पर धमाका करें, ब्लास्ट करें, तो आपके शीशे वगैरह ब्रेक हो जाते हैं, आपकी दीवारों वगैरह में दरारें आपकी उत्पन्न हो जाती है, तो एनर्जी तो विमुक्त होगी। अभी इस एनर्जी का पता कैसे चलता है कि कितनी एनर्जी किस भूकंप में आपकी जनरेट हो रही है, तो आप लोगों को आपकी अगर पता है तो ध्यान से सुनने, आपकी मैं सारी चीजें यहाँ क्लैरिफाई कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आता है आपकी कि भूकंप जो होता है इसको मापा कैसे जाता है, तो भूकंप को जो मापा जाता है आपकी, इसके लिए एक यंत्र होता है और जिसका नाम होता है आपकी हमारी सिस्मोग्राफ। ये सिस्मोग्राफ, ये एक याद रखना, ये एक मशीन है, ये सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ में दो स्केल लगे हुए होते हैं, स्केल का मतलब होता है पैमाने, दो पैमाने लगे हुए होते हैं। एक तो होता है इसमें रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल ये वाला, ठीक है, और एक होता है इसमें मार्केली स्केल, ये वाला मार्केली स्केल, एक ये होता है रिएक्टर स्केल होता है, एक मार्केली स्केल होता है, ये दोनों सिस्मोग्राफ में लगे हुए होते हैं। अब अगर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है, पहला ऑप्शन है आपकी ये वाला, पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ अबव, यानी ये सभी, तो आंसर ये सभी दिया। ये ऑप्शन में है अकेला तो ये भी सही है, ये ऑप्शन में अकेला ये भी सही है, ये ऑप्शन में है अकेला ये भी सही है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोगों को आपकी सोल्व करने होते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ देखते हैं तो सबसे अच्छा जो भूकंप को मापे, तो ये तो मशीन है, इस मशीन में दो आपके पैमाने लगे हुए, स्केल मीन्स आपकी एक रिएक्टर स्केल है। रिएक्टर स्केल की खोज 1935 ईस्वी में चार्ल्स एफ रिएक्टर के द्वारा की गई थी, चार्ल्स एफ रिएक्टर, इसके द्वारा आपकी इसकी खोज की गई थी, जो रिएक्टर स्केल, इसकी खोज मार्केली
जॉन मार्केली थे, इनके द्वारा ही इसकी स्केल की खोज की गई थी। ये भी काम करता है और ये भी काम करता है। अब मैं दोनों चीजों को आपको अलग अलग बता दूं, इनमें से आपकी ये कैसे काम करती है आपकी, है ना। अब देखो अगर हम समझेंगे ना, तो मैं पहले आपके रिएक्टर स्केल के बारे में बताऊंगा। आप सब लोगों को ध्यान से सुनना। रिएक्टर स्केल जो होता है, देखो ध्यान से समझनी है सारा। रिएक्टर स्केल पता ही चल गया, चार्ल्स एफ रिएक्टर के द्वारा 1935 में इसको रिसर्च किया गया था, खोजा गया था। ये एक लघु गणकीय है ना, लघु गणकीय सिद्धांत पर काम करता है। लेगोरिथमिक, लेगोरिथमिक इंग्लिश में बोला जाता है भाई लेगोरिथमिक। हमारी लघु गणकीय सिद्धांत का मतलब ये होता है कि इसमें 1 से 10 तक अंक लिखे हुए होते हैं। और इसमें जो होता है ना, प्रति एक अंक, ध्यान रखना, देखो मैं अभी समझाऊंगा। प्रति एक अंक जो होता है ना, वो पिछले अंक की अपेक्षा, पिछले अंक की अपेक्षा, ये वाले पिछले अंक की अपेक्षा 10 गुना आयाम को प्रदर्शित करता है। आयाम का मतलब होता है आपकी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ये वाला 10 गुना आयाम को प्रदर्शित करता है। और प्रति एक अंक, देखो पूरी डिटेल में है, प्रति एक अंक 32 गुना ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब एनर्जी को विमुक्त कर देता है। यहां से पता चलता है भाई, विमुक्त कर देता है, विमुक्त आपकी, है ना। अगर एक अंक तीव्रता का भूकंप है ना, तीव्रता का भूकंप है, तो इससे पता चलता है कि लगभग 6 ओंस TNT इसके बराबर ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होगी। देखो अभी आएगा, है ना। देखो जैसे ये है, ये मान लेते हैं कि ये रिएक्टर स्केल है। इस पे रिएक्टर स्केल पे आपकी हमारी यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ तक, ये 10 तक लिखा हुआ है। अब जैसे एक अंक, जैसे आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 6.0 तीव्रता थी, 7.2 तीव्रता थी, 8.2 तीव्रता थी, 4.3 तीव्रता थी। तो अगर एक अंक तीव्रता का भूकंप है ना, तो इसका मतलब है 6 ओंस TNT। TNT का मतलब होता है ट्राई नाइट्रो टॉल्यूल, ये विस्फोटक पदार्थ होता है। इसके बराबर ऊर्जा की मुक्ति जाएगी, इतनी जबरदस्त ब्लास्ट होगा, है ना। ऐसे ही करके अब एक अंक पे जो है ना, वो लगभग अगले अंक का अगर 2 अंक तीव्रता का है, तो पहले अंक पे जितनी भी आपकी हमारी तीव्रता ऊर्जा विमुक्त हुई थी ना, ऊर्जा जनरेट हुई थी, अगले अंक पर उसकी 32 गुना ऊर्जा जनरेट हुई, 32 गुना। और अगला अंक जो होगा पिछले अंक की अपेक्षा आपकी हमारी कितने गुना एम्पलीट्यूड को प्रदर्शित करेगा, 10 गुना एम्पलीट्यूड को प्रदर्शित करेगा। और इसी रीजन से इस वाले पैमाने को क्या कहा जाता है, लघु गणकीय पैमाना। और सबसे बेहतर आपकी हमारी भूकंप जो मापने का यंत्र होता है, वो कौन सा स्केल होता है, वो रिएक्टर स्केल होता है। तो एम्पलीट्यूड स्केल है, लघु गणकीय सिद्धांत पर काम करता है। रिएक्टर स्केल होता है, 10 अंक होते हैं। एक अंक आपकी हमारी अगर भूकंप आता है एक अंक तीव्रता का, तो उसका मतलब 6 TNT ऊर्जा विमुक्त होगी। अगर आपकी हमारी 2 अंक का आता है, तो उससे तो आपकी हमारी 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 32 आपकी गुना वहां पर रिसर्च हो रही है। ये सारा आपकी हमारी कौन सा पैमाना होता है भैया, रिएक्टर स्केल। आ गया समझ में इसका मतलब। इसका मतलब जब भूकंप आता है तो ऊर्जा विमुक्त होती है। ऊर्जा का पता कैसे चलेगा कि कितनी ऊर्जा है, अंकों से पता चलता है कि एक अंक तीव्रता का है तो 6 TNT के बराबर, 2 अंक तीव्रता का है तो 2 गुना 6 TNT के बराबर, 3 अंक का है आपकी हमारी, तो ओंस का मतलब आप जानते ही होंगे आपके पाउंड के इक्वल होता है, जो आपकी ब्रिटेन में चलता है। इस वाली स्केल को क्या बोला जाता है, रिएक्टर स्केल कहते हैं। ये रिएक्टर स्केल की पूरी जानकारी है। कैसे कैसे, क्योंकि आपको कंक्लूजन पर क्वेश्चन आ जाते हैं। मार्केली स्केल एक साधारण स्केल होता है, ये एक साधारण पैमाना है। और इसमें 1 से 12 तक अंक होते हैं, 1 से 12 तक अंक इसमें होते हैं। और इसमें केवल ये प्रदर्शित करता है कि इतने अंक तीव्रता का भूकंप है, बाकी इसके द्वारा कुछ पता नहीं लगाया जाता है। ठीक है भैया, ये वाला भूकंप हो गया। अब इसी चीज को अगर हम बात करते हैं, तो एक बात बताओ, आपके भूकंप उत्पन्न कैसे होते हैं। तो भूकंप जो होते हैं ना, वो आपके उत्पन्न होने के लिए पेटी, पेटी को मैं अभी आप लोगों को बता रहा था आपके, कि प्लेटी बोला जाता है, पेटी। एक तो होती है आपकी परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी, इसमें भूकंप आते हैं। एक होती है आपकी मध्य महासागरीय, महाद्वीपीय पेटी, महाद्वीपीय पेटी। एक होती है आपकी हमारी मध्य अटलांटिक पेटी, ये वाली मध्य अटलांटिक पेटी,
ये 3 प्रकार की पेटियां देखो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं वो यहाँ आते हैं। और इस वाले क्षेत्रों में आपकी हमारी क्या होता है, जो प्रशांत महासागर का मैप में देख लेने से मुझे वक्त होता है तो मैं पूरा मैप बना के जाऊंगा किसी दिन आपके सामने। प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र होता है ना, उस प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, है ना, इसमें जहां स्थल का भाग सागर के भाग से मिलता है तो इस वाले भाग में सर्वाधिक आपके भूकंप उत्पन्न होते हैं। और इसी रीजन से आपके इस वाले भागों को, मैंने ज्वालामुखी का एक चैप्टर पढ़ाया होगा आप लोगों को, रिंग ऑफ फायर के नाम से भी इस वाले भाग को जाना जाता है। तो इस वाली पेटी को क्या कह देते हैं, प्रशांत महासागरीय पेटी कहा जाता है। ऐसी आपकी हमारी पेटी जो भूमध्य सागर के आसपास है, भूमध्य सागर के आसपास होती है, और यहाँ जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उन वाली पेटी को मध्य महाद्वीपीय पेटी कहा जाता है। और जो पेटी आपकी हमारी अटलांटिक आपकी हमारी महासागर होता है ना, ये अटलांटिक आपकी हमारी महासागर होता है, उस महासागर में उत्पन्न होने के लिए आपकी जो पेटी आपकी जिम्मेदार होती है उसको मध्य अटलांटिक पेटी के नाम से जाना जाता है। तो कितने प्रकार की पेटी आपकी जिम्मेदार होती है भूकंप के लिए, 3। मध्य प्रशांत, सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ पर आते हैं, प्रशांत क्षेत्र में आते हैं, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन इंग्लिश में बोला जाता है। फिर उसके बाद महाद्वीपीय वाले भूमध्य सागर वाले प्रदेश में आते हैं, और उसके बाद अटलांटिक महासागर वाले प्रदेश में आते हैं। ठीक है भैया, अब ऐसे ही करके अगर हम लोग बात करेंगे आपकी, तो इसमें क्या होता है, जब कभी भी देखो एक बात और सुना होगा आप लोगों ने, आपकी यहाँ क्लैरिफाई कर लेते हैं सारी चीजों को। देखो आपने एक बात जरूर सुनी होगी, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो जब कभी भी आपकी पृथ्वी पर भूकंप आता है ना, जब कभी पर पृथ्वी पर भूकंप आए तो इसके कारण आपकी हमारी जो सागर है और जो महासागर होते हैं, है ना, इनके अंदर भी, इनके अंदर भी यानी कि जल के अंदर भी हल्के से आपकी हमारी कंपन महसूस किया जाता है, और इसी वाले कंपन को क्या बोला जाता है, आपकी सुनामी है। सुनामी को देखो इंग्लिश में बोला जाता है आपकी टी सुनामी, ये इसका इंग्लिश में आपकी नाम होता है। ये एक जापानी भाषा का शब्द है, मैं आप लोगों को यहाँ बताऊं आपकी हमारी, इसमें देखो टी एस यू का मतलब होता है आपकी हमारी हार्बोर, हार्बोर का मतलब होता है आपकी बंदरगाह, ये वाला है ना, बंदरगाह। और इसका नामी का मतलब होता है भैया आपकी तरंग। देखो आपको ऐसे ना तो कोई समझाता होगा और ना कोई बताता होगा, तो कृपया करके हमारे ज्यादातर आपकी क्लासेस को सभी ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में सबको समझा के जाता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखो होता क्या है, यहाँ अगर हम देखें तो सुनामी किस भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है हार्बोर, यानी कि आपकी हमारी, देखो इसके बारे में लिख लें कि सुनामी क्या है, क्वेश्चन ऐसे करके आता है कि सुनामी क्या है, तो आंसर आता है आपकी हमारी महासागर में। अब महासागर में जो भूकंप होता है ना, इस वाले महासागर के भूकंप वाली स्थिति को क्या कह देते हैं, सुनामी कह दिया जाता है। देखो क्या हुआ, ये महासागर था बना हुआ, यहाँ स्थल मंडल है। अब जब इस महासागर में भूकंप आएगा तो यहाँ से आपकी तरंगे उठेंगी और ये वाला जो जल होगा वो स्थल में जाके भर जाएगा, तो इस वाली स्थिति को क्या बोलेंगे, आपकी सुनामी कह देते हैं। बाढ़ की तरह होती है लेकिन बाढ़ से ज्यादा खतरनाक होती है, तो उस चीज को आपकी क्या बोल दिया जाता है, सुनामी। या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, या आपकी आता है कि सुनामी क्या है, तब पता आंसर क्या आएगा, तब आंसर आएगा आपकी हमारी तीव्र गति से, तीव्र गति से जल तरंगों का पृष्ठ पर पहुंचना, वो आपकी क्या कहलाता है, आपका सुनामी कहलाता है आपकी हमारी, है ना। तो इस चीज को आपकी क्या बोल दिया जाता है भैया, सुनामी कह देते हैं। तो सुनामी का संबंध भी आपकी किससे होता है, तो आंसर क्या आएगा, आपकी भूकंप की ही स्थिति से हो जाता है। तो भूकंप पृथ्वी पर कैसे आते हैं, कितनी प्लेटों से मिलकर बने हुए होते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, भूकंप जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक चीज चलो ये भी लिखी लो आप लोग जब लिख रहे हैं, नंबर 1 होते हैं भैया आपकी हमारी पृष्ठीय भूकंप, या साधारण भूकंप कह लो इनको, या पृष्ठीय कह लो आपकी, है ना। नंबर 1 होते हैं आपकी साधारण भूकंप, सिंपल अर्थक्वेक इंग्लिश में बोला जाता है, जिनका भूकंप का केंद्र 50 किलोमीटर की गहराई पर होता है उनको कह देते हैं। नंबर 2 होता है आपकी हमारी भैया इनके मध्यवर्ती भूकंप, ये वाले, है ना। अब मध्यवर्ती भूकंप जो होता है वो इंटरमीडिएट अर्थक्वेक होता है। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक होने का मतलब ये होता है कि जिनका आपकी भूकंप जो केंद्र होता है ना, भूकंप केंद्र वो 50 किलोमीटर से और 750 किलोमीटर की गहराई पर हो, उनको बोला जाता है। और एक होते हैं भैया आपके पातालीय, ये वाली है ना।
अब पातालीय भूकंप को इंग्लिश में बोल दिया जाता है आपकी हमारी बहुत ज्यादा आपकी गहराई वाले, यानी कि इनको डीप अर्थक्वेक बोला जाता है इंग्लिश में, जिनका आपकी भूकंप केंद्र 700 किलोमीटर से नीचे आपकी स्थित होता है। भूकंप केंद्र का मतलब क्या होता है आपकी हाइपोसेंटर, या फिर इसको फोकस बोल दिया जाता है। तो जिनका भूकंप केंद्र 50 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है, 750 किलोमीटर है, उस आधार पर आपकी है ना, तो प्लेटों में विवर्तन आपकी हमारी जो होता है उसी चीजों से आपकी क्या कहा जाता है, भूकंप कह देते हैं। एक दरार बहुत, अब देखो जब कभी भी आपकी पृथ्वी पर भूकंप आता है तो एक दरार बन जाती है, और इस वाली दरार को क्या बोला जाता है आपकी विभ्रंश कह देते हैं। विभ्रंश या भ्रंश कहा जाता है इस चीज को, या इंग्लिश में बोल दिया जाता है आपकी रिफ्ट कह देते हैं। आपने कई बार किताबों में पढ़ा होगा कि जब कभी पर पृथ्वी पर भूकंप आता है तो विभ्रंश घाटी का निर्माण होता है, यानी कि बहुत बड़ी एक मोटी दरार बन जाती है, और इस वाली दरार को क्या बोला जाता है, विभ्रंश, भ्रंश या रिफ्ट कह दिया। ये पूरी डिटेल में आप लोगों के लिए आपके भूकंप की जानकारी है, तो कृपया करके आप सब लोग बड़ी मेहनत के साथ ये चीजों को लिखें, मेमोराइज करें, और जितने भी आपके ग्रुप होते हैं उन सभी में इसको शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा आपकी क्लासेस को लाइक करने की कोशिश करा करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए टाइप कर सकते हैं, हम सब मिलकर आपकी कोशिश करेंगे। लेकिन वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो भी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, आपकी जीएस के किसी ना किसी टॉपिक से जरूर रिलेटेड होता है, और हम उन्हीं मुद्दों पर आपसे बातें करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी ये चीजें समझ आ रही होंगी। तो कृपया करके इन चीजों को मेमोराइज करिए, पढ़िए, और लगातार आपकी कोशिश करते रहिए। आपसे फिर विदा चाहते हैं, आपकी गुड बाय।